आज हमारे साथ काफ़ी सौभाग्य की बात है कि दो साहित्यकार एक साथ हमारे मंच पे उपस्थित हैं। श्री कमलेश पुण्यार्क जी, गुरु जी, जिनकी महारत ज्योतिष तंत्र जैसे विद्याओं पे है, तो दूसरे महारथी हैं साहित्य जगत के डॉक्टर श्री सच्चिदा कुमार प्रेमी जी। साहित्य आज कहाँ पहुँच गया, इस पे हम दोनों विद्वान की राय सुनते हैं और देखते हैं। पहले डॉक्टर श्री सच्चिदा कुमार प्रेमी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आज की साहित्य के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? साहित्य तो अंग्रेजी साहित्य भी है, उर्दू साहित्य भी है, हिंदी साहित्य भी है, संस्कृत साहित्य भी है। भारतीय साहित्य की बात। भारतीय साहित्य है। भारत में अंग्रेज रह गए तो भारतीय भाषा हो गई। हम लोग स्टेशन, जैसे स्टेशन का शुद्ध है अस्थासन, अस्था संस्कृत का शब्द है। गुरु जानते हैं ज़्यादा, माने इनसे सीखने की बात हम लोगों को भी है कि अस्था माने रुकना, ठहर जाना। अब आसन, जिस आसन पर अस्था रुका जाए, स्टेशन है, वो स्टेशन से स्टेशन हो गया, तो बिल्कुल हम लोगों का शब्द है। स्टेशन हम लोगों का है। फादर, पितृ से फादर हो गया, मातृ से मदर हो गया। तो अंग्रेजी भी हम लोगों का साहित्य है, उर्दू भी हम लोगों का साहित्य है, संस्कृत भी हम लोगों का साहित्य है, और हिंदी भी हम लोगों का साहित्य है। हम लोगों का साहित्य तो मगही भी है, भोजपुरी भी है, बज्जिका, अंगिका, मैथिली, सब साहित्य हम लोगों का है। तो भारतीय साहित्य में तो बहुत सी शाखाएं हैं। भारतीय साहित्य से किस साहित्य का मतलब आपको है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, साहित्य का मतलब सब साहित्य है, लेकिन भारत की वर्तमान जो भाषा है और जो साहित्य हो गया, जिसमें भारत की प्राचीन लिपि संस्कृत देवनागरी का प्रयोग शून्य के बराबर है और विदेशी भाषाओं का जोर है, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी जैसा कि डॉक्टर प्रेमी जी जहाँ पर अपनी बात को समाप्त किए, हम वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे कि ये सब भाषाएं, सब साहित्य ही हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिल्कुल बेहोशी और मदहोशी की हालत में डिनर पार्टी अटेंड करते हैं, और वहाँ जिस तरह से खाने वाले और खिलाने वाले की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति हो, लगभग वही स्थिति अभी हमारे साहित्य की है। इस पे आपका क्या नज़रिया है? साहित्य तो बराबर हित करने की चीज़ है, और जिससे सबका हित होता है वह साहित्य है। तो अब यह जो है आज की भाषा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी का कहना, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि आज जो गीत गाए जा रहे हैं, चाहे सिनेमा जगत का गीत हो या फिर इधर जो बाहर का गीत हो, या आज के नवयुवक जिस गीत को पसंद करते हैं वह गीत है ही नहीं, और वह हल्ला है, वह म्यूजिक नहीं है, नॉइज है। और किसी बारात में जाइए तो बैठने का मन नहीं करता है वहाँ पर। पहले जो गीत लिखे जाते थे, अब देखिए कि बहुत छोटा सा गीत, वो संगम का गीत देख लीजिए, लिखने वाले ने लिखा संगम का गीत, दो रास्ते का गीत है। ये सब सिने जगत के गीत हैं। शुद्ध साहित्य की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भीड़ वाली साहित्य की आवश्यकता है। लेकिन भीड़ वाले साहित्य को भी इतना सुंदर लोग बनाते थे कि वह हितकारी हो जाता था और मन को मोह लेता था। आज तो कुछ है ही नहीं। आज तू सन्नी कहाँ गई थी, आओ बैठो लेट जाओ, साहित्य हो गया। अब साहित्य है, गीत हो गया, गीत है। वह तो गीत भी नहीं है, वह तो कुरीत का उपजा हुआ गीत है, आलाप है। धर्म से विमुख होता चला जा रहा है सभी कुछ। न तो धार्मिक पत्रिकाएं मिलती हैं, न धार्मिक खबरें आ पाती हैं। ये समाज को किस दिशा में ले जा रहा है? आप चूंकि धर्म पे ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न आपसे पूछा है। हमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल
रसातल का द्वार खुला हुआ है और अंधे मुंह हम गिरते जा रहे हैं। इसके लिए जब तक पूरी तौर पर परिवर्तन के रास्ते नहीं ढूंढे जाएंगे तब तक कोई रास्ता भी संभवतः नहीं आएगा। और ये कहना थोड़ा अरुचिकर या अभद्र भी लग सकता है, लेकिन लगने की परवाह अगर साहित्यकार करने लगे तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ये जब तक हमारे शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, ये मैकाले नीति की जो शिक्षा है ये जब तक समाप्त नहीं होगी, हमारे गुरुकुल परंपरा की स्थापना जब तक नहीं होगी, जब तक हम संस्कृत को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक पुनः पुनः अपनी संस्कृति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संस्कृत से संस्कृति, और आप गुरुजी ने शिक्षा जगत की बात की, और आप शिक्षा जगत में बहुत पुराने रहे हैं। वर्तमान जो एनसीईआरटी का सिलेबस बना उसमें भी आप रहे हैं, क्या कहेंगे गुरुजी के बातों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी। शिक्षा, देखिए आज शिक्षा पर चर्चा होने में तो बहुत समय की बात है ही, और समाज को आगे आना होगा। शिक्षा में अभी जो से बना है, जो कस्तूरी रंगन साहब ने बनाया है, अध्यक्षता उन्होंने की है, हम लोग काम भी किया है उसमें, तो वह जो है निश्चित रूप से आमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति में हैं और चाहते भी हैं। इसीलिए एनसीएफ में भी उनको अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि किताब लिखने में, सिलेबस बनाने में कहीं दिक्कत नहीं हो, भारतीयता उसमें रहे। लेकिन देखिए अभी क्या किया जाए, सब लोग अंधे जब हो गए हैं, धृतराष्ट्र का राज हो गया है, तो राष्ट्र तो अंधा हो जाएगा। स्थिति क्या है, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि हलयो खरयोश्चैव दंपत्यो गुरु शिष्यो येषु मध्य न गंतव्य हन्ये पुण्यम पुराकृतम। दो हल के बीच में, दो गधों के बीच में, दंपति के बीच में और गुरु शिष्य के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। आज क्या है, जैसे ही अच्छे विद्यालय में घुसेंगे, गेट पर आप लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हैं। अब जब हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ गए, शिक्षक, आचार्य और शिष्य दोनों का ऐसा संबंध है कि दोनों के संबंध में कहीं जरा सा खोट नहीं होना चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे पर है तो क्या पढ़ाई होगी, अब क्या आदर्श शिक्षक और क्या आदर्श शिष्य होंगे। इसलिए भांग कुएं में पड़ी हुई है, और जब तक भांग का सेवन लोग करते रहेंगे इस तरह का, तो शिक्षा में परिवर्तन संभव नहीं है और जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षा का संबंध जीवन से है। मैकाले ने जो व्यवस्था चाही थी वो तो उसने लागू कर दिया। गुरुजी, अब आप बताएं, माना कि 1947 तक अंग्रेज़ों का राज था, उसके 600 पहले तक मुसलमानों का राज था, लेकिन 47 के बाद से आज तो भारतीयों का राज है, तो परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्या ये लोग जिम्मेवार नहीं हैं? कहाँ, किस भ्रम में है कि भारतीयों का राज्य है? ये तो नेता वाली बात हो गई। काश भारतीयों का राज्य होता। भारतीय, हम बात बात में हमारे जो पाठक जो मेरे आर्टिकल पढ़ते होंगे रेगुलर, तो वहाँ तो मेरा माने तो क्या करेगा, लेखक तो बंद कमरे में बैठ करके सबसे निराश और सबसे बेवकूफ़ जीव होता है जो बैठ करके सोचता है राष्ट्र के बारे में। तो क्या ये नेता जो 47 के बाद आए हैं, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि 47 के बाद एक भी राष्ट्रभक्त नेता पैदा नहीं लिया, सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? एक भगत सिंह के साथ क्या हुआ? जिस गांधी को हम पूज रहे हैं वो भगत सिंह के फांसी का जो जिम्मेवार है, उसको हम राष्ट्रपिता का लेबल लगा कर बैठे हुए हैं। तो भारत की वर्तमान स्थिति के लिए इसके लिए फिर से एक नहीं, अब 10 भगत सिंह पैदा करने की जरूरत है, बिस्मिल पैदा करने की जरूरत है, आज़ाद पैदा करने की जरूरत है। नहीं, मेरा प्रश्न है कि भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें शिक्षा का स्तर बर्बाद हो गया, सामाजिक स्थिति बर्बाद हो गई, सारी व्यवस्था चौपट हो गई,
क्या इसके लिए ये तथाकथित नेता जिम्मेवार नहीं है? केवल नेता ही जिम्मेवार है, केवल नेता जिम्मेवार है। और ये जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति और ये सारी जो फूट डालो राष्ट्र, जो अंग्रेजों ने जो बीज डाला हुआ आज पुष्पित है, पल्लवित है, वो वृक्ष का रूप में, माने गमले में नहीं, वो विशाल वृक्ष का रूप लिए हुए है। उस वृक्ष का छेदन करना होगा। जब तक उस वृक्ष का छेदन नहीं होगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। स्वतंत्रता मुझे नहीं मिली है, हम स्वतंत्रता के भ्रम में है कि हम स्वतंत्र है, राष्ट्र हैं, भारत एक राष्ट्र है। गुरुजी ने प्रश्न पूछ दिया है, क्या भारत आज वाकई में राष्ट्र है? यह प्रश्न तो बड़ा संगीन है, बड़ा रोचक भी है। राष्ट्र की परिभाषा अगर संप्रभुता वगैरह से दी जाए तो राष्ट्र है, सब लोग मान रहे हैं राष्ट्र इसको। लेकिन ये राष्ट्रवादी यहाँ कोई नहीं है। जिस राष्ट्र में कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे होगा? नहीं, जैसे हाँ। राष्ट्र की परिभाषा अपने वेदों में है, क्या उसके अनुरूप आज भारत राष्ट्र है? राष्ट्र की परिभाषा तो हमारे वेद में भी क्या है, त्रेता युग में है, द्वापर युग में राष्ट्र की परिभाषा है कि राष्ट्र के लिए राम चले गए जंगल में, भरत मनाने गए उनको राष्ट्र की रक्षा के लिए। इसीलिए राम का अर्थ होता है राष्ट्र की मर्यादा। राम कोई साधारण अर्थ वाला नहीं है, राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा रखी उन्होंने। कृष्ण ने राष्ट्र की मर्यादा रखी, भीष्म पितामह ने राष्ट्र की मर्यादा रखी। लेकिन राष्ट्र के लिए काम कर, मैं काले यहाँ से लौट के गया था जब, और वहाँ जाकर पार्लियामेंट में भाषण दिया, लौट के घर आया, उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा बेटा तुमने क्या कर दिया? कहा पिताजी क्या कर दिया, आपको नहीं लग रहा है कि हमने सिर्फ एक वहाँ माइनूट्स लागू किया है ना? हमने ऐसा काम किया है, ऐसा बीज बोया है कि भारतीय स्वतंत्र होने के बाद भी इससे ऋण नहीं होंगे और उसी ऋण में दबे रहेंगे और उसी तरह से कुचले रहेंगे। आज वही हो रहा है। अंग्रेजी मोह, हमारे राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या राष्ट्र है आपका? आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनी। हमारे यहाँ दूसरे देश में, चाइना में क्या है? वहाँ राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ के भाषा, वहाँ के विद्वान नहीं होते हैं। जापान के लोग विद्वान नहीं होते हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलना मना है। जापान के लोग विद्वान नहीं होते हैं, वहाँ मेडिकल अफसर, मेडिकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुशलता की पहचान नहीं है साहब। हमारे यहाँ यही राष्ट्र है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर बैठे रहते हैं गाड़ी पर, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और गाड़ी खराब उनकी होती है तो वह आदमी बनाता है जो बेचारा कुछ नहीं जानता है, कहीं से डिग्री उसको नहीं है, और वह उसको गाड़ी को बनाता है। यह राष्ट्र हमारा है। गुरुजी, जो शिक्षा का लेवल है, पहले का शिक्षा जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो योग्यता देखती थी, और आज की शिक्षा योग्यता नहीं जातियां देखती है। तो अंग्रेज़ों की चाल 99 वर्ष के लीज के बाद पुनः गुलाम बनाने की जो थी, वो क्या पूर्णतः सत्य होती दिखाई नहीं दे रही है? होती दिखाई क्या देना है, दिख रही है। दिखाई देना शब्द में तो आशंका है, किंचित आशंका का समावेश है, एक स्पष्ट है बिल्कुल। भारत जहाँ कभी विश्वगुरु था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ विश्व के सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न तो अपनी आपकी भाषा है, न आपकी स्वास्थ्य प्रणाली है, न संस्कृति है, सभी का सभी चीज़। जैसे पहले भी चर्चा हुई शादियों की, बारात की, पहले हम लोग बारात में लोगों को भोजन कराते थे, आज लोग भोजन के पीछे भागते हैं। तो ये तो पतन का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल माने पतन के गर्त में हम पहले ही हम रसातल शब्द का, महातल शब्द का प्रयोग किया है, जो सबसे सृष्टि क्रम का सबसे अंतिम बिंदु हुआ करता है। हम वहाँ पहुँच चुके हैं एकदम। अब ऊपर उठने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं उसका सुझाव भी मैंने दिया कि नहीं, अब तो एक नहीं, सहस्र भगत सिंह की आवश्यकता है फिर एक बार।
भगत सिंह, बिस्मिल और आज़ाद चाहिए। फिर हाँ, फिर उनकी आवश्यकता है। गोडसे जैसे राष्ट्रवादी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गोडसे जैसा राष्ट्रवादी चाहिए। जी, आप लोग दोनों विद्वानों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने समय दिया हमारे चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।